गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, मान लो पड़ोसी से झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया और मामला पहुंच गया न्यायालय, तो आप सबसे पहले न्यायालय में किससे मिलने जाएंगे? जज से? जज से मिलेंगे? इतनी पहुंच है आपकी? सबसे पहले जज से तो नहीं मिलेंगे ना। आप सबसे पहले मिलोगे वकील से। वकील से मिलोगे, वही तो आपको जज के पास ले जाएगा क्या करना है, कि आप डायरेक्ट जज से मिल जाओगे? ऐसा तो नहीं होने वाला ना। मतलब आप मिलोगे वकील से। तो आज जो पढ़ने चल रहे हैं वो हैं महान्यायवादी साहब। एक प्रकार से आप वकील बोल सकते हो। देखो, अगर इनको आप अगर समझ गए ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो वकील ही है। आपको लगेगा कुछ भी ऐसा नहीं जो इसके बारे में मैं नहीं जानता, या फिर मैं नहीं जानती, जो भी हो। आप इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। देखिए, महान्यायवादी इसको बोला जाता है कि यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। विधि मतलब कानून। कानून का ये अधिकारी मतलब एक प्रकार से कानून का जानकार है, अधिकार है कानून पर, इसका मतलब कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी बोला जाता है। ये कौन है? महान्यायवादी। ठीक है। अब बात दिमाग में आती है कि ठीक है, महान्यायवादी के बारे में पढ़ने तो चल रहे हैं और काम भी पता चल गया कौन है। भारत सरकार के प्रकार से वकील है। जैसे हमारा कोई केस होता है, हमको कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम जब न्यायालय पहुंचते हैं तो हमारी तरफ से हमारा केस वकील लड़ता है ना। वैसे ही अगर भारत सरकार को कोई प्रॉब्लम हुई, भारत सरकार का कोई केस न्यायालय पहुंचा, तो भारत सरकार की तरफ से केस कौन लड़ेगा? यही साहब लड़ेंगे ना, महान्यायवादी। पहली बात। दूसरी बात, मान लो कि जैसे केंद्र सरकार में मोदी जी इसमें प्रधानमंत्री हैं, और वो तो चारों तरफ चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, वो बचपन में चाय बेचते थे। अगर वो चाय बेचते थे तो इसका मतलब क्या है? मोदी जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अब मोदी जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कानून तो इतने भयानक भयानक बना देते हैं कि आईएएस पीसीएस वाले पढ़ते पढ़ते बेचारे मर जाते हैं। क्या बना दिए, क्या बना दिए, समझ में ही नहीं आता, इतना खतरनाक कानून बन जाता है। अब ये मोदी सरकार जब इतना खतरनाक कानून बनाती है, वो भी चाय बेचकर, मतलब कि इतनी जानकारी भी नहीं इनको, फिर भी इतना खतरनाक कानून बना देते हैं। पीछे का कारण क्या है जानते हो? यही सर हैं। ये सर जिनको आप पढ़ने चल रहे हो, ये महान्यायवादी साहब। ये क्या करेंगे? भारत सरकार को कोई कानूनी सहायता चाहिए, कोई संवैधानिक सहायता चाहिए, इनको पूरा ज्ञान है, बहुत ज़बरदस्त पढ़े लिखे हैं, पूरा संविधान रट के बैठे हैं। ये पूरी सहायता करेंगे। भारत सरकार का कोई केस चल रहा है न्यायालय में, यही सर पहुंच जाएंगे। मोदी जी तो बोलेंगे हम तो चाय बेच के बड़े हुए, हमको तो पता ही नहीं है, आप ही जाओ। तो कौन जाएगा? महान्यायवादी साहब जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? चलें, अगर इनका अनुच्छेद देखें कि संविधान में किस अनुच्छेद में इनकी बात हुई है, तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 76 में है ये सर। मोदी जी, सॉरी, ये महान्यायवादी साहब, दरअसल महान्यायवादी और माँ से मोदी, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया। महान्यायवादी साहब अनुच्छेद 76 में है, ध्यान रखना इस बात को। 76 में एक व्यवस्था की गई। हमारे संविधान निर्माता भी बहुत अच्छे, बहुत जानकार थे। उन्हें पता था कि आने वाले समय में जो हमारे नेता लोग आएंगे ना, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं आएंगे, और उनको सहायता देने के लिए कोई पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए। इसीलिए अनुच्छेद 73, 74, 75 में जब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की बात की गई, तो 76 में एक ऐसा आदमी भी रख दिया कि जो इन आए हुए अनपढ़ों को पढ़ा लिखा सलाह भी दे सके। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये अनुच्छेद 76 में है। कौन? महान्यायवादी। चले आगे बढ़ चले। अब आपके दिमाग में बात आता होगा कि सर जी ठीक है, 76 में है और सरकार को सहायता देते हैं, तो नियुक्ति कौन कर देगा इनकी? कौन नियुक्त करेगा इनको कि चलो आप सरकार की सहायता करो? तो ध्यान रखना, इनकी सहायता, इनको नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। आज कई दिन से हम कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति ही सब कुछ है। अगर पीछे वाला भी वीडियो देखे होंगे और उसके पीछे वाला भी वीडियो देखे होंगे, तो आपको लगेगा कि राष्ट्रपति साहब ही तो सब कुछ हैं। तो इनको नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब। तो आप कहोगे ठीक है सर जी, अगर नियुक्ति कर रहे हैं तो पदमुक्ति कौन करेगा, हटाएगा कौन इनको? तो सिंपल सी बात है, एक शब्द सुने होंगे, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत तो जानते हो ना? प्रसाद पर्यंत कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे हो राष्ट्रपति साहब जाएंगे मंदिर, वहाँ से प्रसाद लाएंगे, उसके बाद इनको नियुक्त करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचना आप लोग। इन ये प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जब भी चाहेंगे इनको नियुक्त करेंगे और जब भी चाहेंगे हटा देंगे। एक बात समझो, प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कोई आदमी उनको जब भी चाहेगा नियुक्त कर देगा और जब भी चाहेगा हटा देगा। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, मतलब राष्ट्रपति इनको नियुक्त भी करेगा, और ये जो पदमुक्ति लिखे हो, जब भी राष्ट्रपति का मूड घूमेगा हटा भी देगा। तो क्लियर है, कोई बात नहीं है। तीसरी बात, फिर आप पूछोगे ठीक है सर जी, अगर ये
राष्ट्रपति इनको नियुक्त कर रहे हैं, राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। मान लो कि राष्ट्रपति इनको नहीं हटा रहे हैं और इनका खुद का मन कर रहा है कि हट जाए, नहीं रहेंगे, ये खुद से सोच रहे हैं नहीं मेरा मन नहीं ये काम करने का, तो ये खुद से किसको अपना त्याग पत्र दे देंगे, किसको दे देंगे? आप सोचो, मैं आपको किसी काम पे नियुक्त करूं और मुझे ही पावर है कि मैं आपको उस काम से हटा दूं, तो अगर आप खुद से भी छोड़ना चाहोगे तो किसके पास आओगे? मेरे पास आओगे ना। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया है, राष्ट्रपति ही इनको हटा रहा है, तो सिंपल सी बात है अगर ये त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति साहब को। याद हो जाएगा ना, कुछ भी कठिन नहीं है, समझ में अगर आ गया ना तो ये अपना इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति साहब को। अच्छा ठीक है, अब आप ये पूछोगे ठीक है सर जी कार्य क्या है, तो कार्य तो आपको बता दिए, भारत सरकार को कानूनी सलाह देना, कोई कानूनी मामला है, सरकार के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे है नहीं, आप तो जानते हो, उनको कानूनी सलाह देंगे। इसके अलावा भारत सरकार का कोई भी केस हो, अगर कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी भारत सरकार का केस गया है, वैसे भारत सरकार का केस कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो कौन जाएगा केस लड़ने? यही सर जाएंगे, इनका यही काम है। बात क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे ठीक है सर जी कार्य भी पता चल गया, पैसा कितना लेंगे? काम करने आए हैं तो पैसा भी तो लेंगे, सिंपल सी बात है, कोई भी अधिकारी हो, मनी तो इम्पोर्टेंट है, आप जानते हो, तो पैसा कितना मिल जाएगा? तो दो चीज़ें ध्यान समझिएगा, इनका पहली बात तो पारिश्रमिक, मतलब कि इनको कितना पैसा निर्धारित, मतलब कितना मिलेगा ये कौन निर्धारित करेगा? मतलब महान्यायवादी को कितना पैसा मिलेगा इसका निर्धारण कौन करेंगे? वही सर करेंगे जो इनके सब कुछ हैं, मतलब माँ बाप भाई बहन कुछ भी बोल दो, इनके सब कुछ हैं। कौन है वो? राष्ट्रपति साहब। तो इनका कितना पैसा मिलेगा ये राष्ट्रपति साहब निर्धारित करेंगे, वेतन इनको कितना मिलेगा। दूसरी बात, इनको जो वेतन मिलता है ना वो किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। सर्वोच्च न्यायालय के जज को जितना वेतन मिलता है ना उतना वेतन इनको भी मिल जाएगा। अब थोड़ा सा आप बताएं, सर्वोच्च न्यायालय के जज को कितना वेतन मिलता है? ये बात आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बता लोगे ना? इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बताना है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। आपको दो क्वेश्चन का जवाब देना है। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कितना वेतन मिलता है, आपको ये बताना है। इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था जो किसको सलाह दे रहा होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को ही सलाह देने के लिए बैठा होता है ना। तो दो क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कितना वेतन मिलता है और भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था, दोनों का आंसर आपको देना है। अब बात आती है शक्ति, पावर क्या मिली है इनको? तो पावर ये है कि भारत सरकार का यहाँ पर मतलब कि भारत में किसी भी कोर्ट में सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं, किसी भी कोर्ट में ये सुनवाई कर सकते हैं। देखिए भारत सरकार के किसी भी कोर्ट में सुनवाई करने का अधिकार है, ये बात जानते रहेगा। कुछ चीज़ें और हैं लेकिन उसके पहले थोड़ा सा समझ लें, योग्यता तो इनका देखा नहीं कि कौन व्यक्ति इसके बनने की योग्य होगा, महान्यायवादी बनने के योग्य कौन सा व्यक्ति होगा। तो सुनिएगा, पहले आप सोचो कि क्या आप महान्यायवादी बन सकते हो, क्या वो योग्यता आपके अंदर है? तो समझ लेते हैं। पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो। सिंपल सी बात है, आप लोग भारत के नागरिक हो, पहली योग्यता तो मिल गई आपको। इसके आगे की योग्यता क्या है? आगे की योग्यता ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने की क्षमता रखता हो, मतलब योग्यता रखता हो। सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने की योग्यता है आपके पास? अब आपके दिमाग में आता होगा सर्वोच्च न्यायालय का जज कैसे बने? तो सिंपल सी बात है, आप सर्वोच्च न्यायालय के जज कैसे बन सकते हो? आपको सर्वोच्च न्यायालय के जज अगर जजगिरी करना है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जज बनना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपको 5 साल हाई कोर्ट में जज का अनुभव होना चाहिए, या फिर आपको 10 साल वकालत का अनुभव होना चाहिए। 10 साल वकालत का अनुभव हो या फिर 5 साल आप हाई कोर्ट में जज रहे हो, तब भी आप सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता आ जाएगी। या फिर इसके अलावा एक योग्यता और है, मान लो अगर ये भी योग्यता नहीं है आपके पास, तो एक योग्यता की और बात है कि राष्ट्रपति की नज़र में आप अच्छे ज्ञाता हो, मतलब राष्ट्रपति की नज़र में आप कानून के अच्छे जानकार होगे ना, तब भी आपको बना दिया जाएगा महान्यायवादी। बनाते वही हैं राष्ट्रपति साहब, नियुक्ति पदमुक्ति सारा काम तो वही लेकर बैठे हैं, यहाँ तक कि आपका वेतन भी वही बताएंगे कि आप कितना पाओगे। तो सिंपल सी बात है, आप उनकी नज़र में अच्छे जानकार हो कानून के, तब भी आपको वो महान्यायवादी बना सकते हैं। एक बात तो जानते हो ना कि महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बताए थे अभी। लेकिन एक बात नहीं जानते होगे आप कि यह इनका पूर्ण विधि अधिकारी भी होता है। सॉरी, पूर्ण विधि अधिकारी नहीं होता है, पूर्ण विधि अधिकारी नहीं होता है। मतलब ये है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, मतलब भारत सरकार को विधि संबंधित समझ जानकारी यही देंगे, लेकिन
पूरी तरह से ये उस भारत सरकार के विधि अधिकारी नहीं है, मतलब कि ये अपने केस, प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं। मतलब जिस समय कोई महान्यायवादी है ना, उसी समय वह अपना प्राइवेट केस भी लड़ सकता है। इस बात को याद रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। महान्यायवादी भी अपने प्राइवेट केस लड़ सकता है, याद रखना। लेकिन एक यहाँ पर समस्या ये है कि वह सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि सरकार का ही वकील है। सरकार के खिलाफ कैसे लड़ जाएगा? अपने प्राइवेट केस लड़ो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकते। सरकार के खिलाफ हो ही नहीं सकते आप, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इनका जो वेतन भत्ता है, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान होता है, हो गया। इसके अलावा महान्यायवादी लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में बैठ सकता है, किसी भी सदन को संबोधन कर सकता है, सलाह दे सकता है, संसदीय समितियों में भाग ले सकता है, और इसको संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त रहते हैं। संसदीय विशेषाधिकार होता है ना, संसदों को विशेषाधिकार होता है कि वो अगर सत्र चल रहा है तो उसके 40 दिन पहले या फिर 40 दिन बाद तक गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सारे विशेषाधिकार है ना, ये महान्यायवादी को भी मिले रहते हैं। इसके अलावा वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना तो वो लोकसभा ना राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं होता, लेकिन वहाँ बैठ सकता है, बोल सकता है और संबोधन कर सकता है। लेकिन किसी भी सदन में अगर किसी विधेयक को लेकर, किसी कानून को लेकर वोटिंग हो रही है तो वोटिंग नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। इतना तो जानते हो ना, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक टीम होती है जिन्हें बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सुने होंगे शब्द, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी की सहायता के लिए ही होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। वो लोग महान्यायवादी की सहायता के लिए ही होते हैं, याद रहेगा ये सब चीज़। महान्यायवादी का पद हमने किस देश से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, इसको भी याद रखिएगा। अब ये बात आती है, ठीक है, इतनी बातें हो गई तो महान्यायवादी का अनुच्छेद थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 में ही है, लेकिन जितने भी प्रावधान आप सुनोगे ना, सब अनुच्छेद 76 के तहत ही क्लॉज में करके दिया। जैसे 76 के क्लॉज 1 में क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता कोई रखता हो तो उसे महान्यायवादी आप बना लो। 76 के क्लॉज 2 में क्या बोला गया है? महान्यायवादी के कर्तव्य क्या है? भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देना। 76 के क्लॉज 3 में क्या बोला गया है? भारत के किसी भी कोर्ट में उसे सुनवाई का अधिकार है, ये क्लॉज 3 में बोला गया है। 76 के क्लॉज 4 में क्या बोला गया है? 4 में बोला गया महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा और पारिश्रमिक वही होगा जो राष्ट्रपति साहब तय करें। इतनी बातें क्लियर है। अब आपके दिमाग में आता होगा, ठीक है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आता होगा, आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा होगा, ध्यान से सोचो तो। चलो मैं दिखा देता हूँ कौन है। ये सर हैं, इनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इस समय भारत सरकार में महान्यायवादी हैं। इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, हालांकि कोरोना की वजह से बढ़ा दिया गया है। थोड़ा पोज तो देखिए कैसे फ़ोटो खिंचवाए हैं। अक्सर हम लोग जब छोटे थे तब ऐसे फ़ोटो खिंचवाते थे, गाल पे हाथ रख के फ़ोटो खिंचवाना। ये तो सर बड़े हो गए, इतने बड़े पद पर हैं, फिर भी अभी बच्चों की तरह फ़ोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, जानते रहिएगा इनके बारे में। तो ये रहा महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी के बारे में जानकारी, और इस समय यही है। आपको क्वेश्चन ये था कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है, और उन महान्यायवादी को इस समय वेतन कितना मिलता है ये भी बताना है। बता दिए तो आप जीनियस हो, नहीं बता पाए तो अगली वीडियो में हम बन जाएंगे। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।